वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 क्या कह रहा है कि वन्य प्राणियों या प्राणी वस्तुओं जिनसे वन्य प्राणियों से बनी हुई वस्तुओं या ट्रॉफियों का व्यापार और वाणिज्य कब किया जा सकता है और कब नहीं किया जाएगा। पेज नंबर बैरक में 125 पर है, सेक्शन है 39। ये अपन 39 को पहले भी कहीं पढ़ के आए थे। 17 में 11(3) में 17H में और 39 ये कि कोई भी प्रॉपर्टी जो वन्य प्राणी है या उनसे बनी हुई वस्तुएं हैं या जो ट्रॉफी है, चाहे असंसाधित ट्रॉफी है, वो सब चीजें क्या मानी जाएगी, सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। 39 ये कह रहा है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है कि वन्य प्राणी आदि की सरकार की संपत्ति होना कि पीड़क जंतु से भिन्न प्रत्येक वन्य प्राणी जिसका सेक्शन 11 में उल्लेख है या 29 की उपधारा या 35 में, ये क्या है, ये सब 35 में क्या बताया था, वो उपवन, राष्ट्रीय उपवन। तो राष्ट्रीय उपवन में जो भी जहाँ से आती है वो संपत्ति, मतलब वो वनस्पति वगैरह जो भी होते हैं वो क्या है, सरकार की संपत्ति माना जाता है। तो इसमें अगर कोई नियमों के उल्लंघन में किसी भी बंदी प्राणी है या उनको शिकार किया जाता है या मर्द पाया जाता है या कहीं से भी वो आते हैं, वो क्या माने जाते हैं, भूलवंश। अगर किसी का वध हो गया या कोई बीमार था उसको शिकार कर लिया, अगर वो किसी भी तरीके से आते हैं, वो सेक्शन याद रखने हैं अपने को कि पीड़ित जंतु से भिन्न कोई जंतु है, सेक्शन 11 में, सेक्शन 29 में, सेक्शन 35 में, 35 का सब क्लोज 6 में, इनमें अगर कोई भी वन्य प्राणी है, उन प्राणी वस्तु है, वो क्या प्राणी है यहाँ पर, वो सरकार की संपत्ति माने जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, इसी 39 का ही दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि वन्य प्राणी से जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया है, पहले तो क्या है, वो वहां से आए थे, लाइसेंस दिया हुआ था, लाइसेंस देने के बाद कोई काम किया और उसके बाद में वह वन्य प्राणी आया, वो सरकार की संपत्ति थी, ठीक है, मारा गया, वो सरकार की संपत्ति। अब सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि वन्य प्राणी के संबंध में कोई अपराध किया गया या इस अधिनियम के उपबंधों का कोई उल्लंघन करके कोई भी वन्य प्राणी आता है, प्राणी वस्तु आती है, ये ट्रॉफी या संसाधित ट्रॉफी, वो सारी सरकार की संपत्ति मानी जाती है। भारत में आयातित कोई, भारत में जो इंपोर्ट हो रहा है हाथी दांत या ऐसे हाथी दांत से बनी हुई वस्तु है, मतलब वो कोई भी हाथी दांत या हाथी दांत से बनी हुई कोई भी वस्तु है जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके खरीदी जा रही है, आयात की जा रही है, वो भी क्या मानी जाएगी, सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके अगर कोई खरीद रहा है तो वो सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। ऐसे ही कि कोई यान है, जलयान है, आयुध है, फांसा, यानी जिन औजारों का प्रयोग किया गया था, चाहे वो लाइसेंस लेके कोई काम करने, अपराध, वन्य प्राणी को मारने या जो शिकार करने का कार्य किया गया या अवैध रूप से अपराध किया गया था या आयातित था, अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके आयातित किया, तो इनमें जो यान, चाहे वो कोई भी यान हो, यान है या इसमें जो भी औजार या जो आयुध है, वेपन्स है जो यूज हुए हैं, उन सबको क्या है, सरकार अधिग्रहण सीज कर लेगी, अधिग्रहण कर सकती है। राज्य सरकार की संपत्ति होगी। ये सारी जो 3 पॉइंट बताए मैंने कि एक तो लाइसेंस लेके कोई काम किया या बिना लाइसेंस अपराध किया या भारत में जो इंपोर्ट हुए हैं उनमें से क्या है, हाथी दांत या हाथी दांत से बनी हुई कोई वस्तु है, वो अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके अगर खरीदी गई है तो वो राज्य सरकार की संपत्ति होगी। इसके अलावा केंद्रीय सरकार की द्वारा घोषित कोई क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र है, चाहे राष्ट्रीय उपवन है या तो अभ्यारण्य है, केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित, कहाँ पे घोषित करती है केंद्रीय सरकार, 35 में राष्ट्रीय उपवन। हाँ नहीं, वो घोषणा कह रहे हो क्या आप 18 में? नहीं, मैं कह रही हूँ केंद्रीय सरकार को कहाँ पर पावर है
कि वो किसी क्षेत्र को अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन घोषित कर सकती है? हाँ, वो 18 में है मैडम। वो तो केंद्रीय सरकार ने घोषित कर दी, राज्य सरकार अधिसूचना निकाल रही है 18 में अभयारण्य की। दोनों पॉइंट पूछ रही हूँ मैं। 18 और 36 नहीं है क्या? 26 ए नहीं, 36 क्या है? 38 है, सेक्शन 38। हाँ 38 है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित अभयारण्य। ठीक है, केंद्रीय सरकार किसी क्षेत्र को या तो अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन घोषित करती है, और उस केंद्रीय सरकार द्वारा अगर कोई घोषित क्षेत्र है वहां से किसी वन्य प्राणी को लिया जाता है तो वो केंद्रीय सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। ये प्रोविजन है इसमें, ठीक है। फिर आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट इसी का, सेक्शन 39 का ही, कि किसी सरकार की संपत्ति का किसी व्यक्ति ने क्या कब्जा प्राप्त कर लिया। मान लो किसी व्यक्ति के पास में वो है तो सरकार की संपत्ति, राज्य सरकार की संपत्ति है, राज्य से लिए तो, और अगर उस केंद्र सरकार के क्षेत्र में है तो वो केंद्र सरकार। अगर किसी व्यक्ति के पास में कब्जा आ गया तो यहाँ पे घंटे याद करने, 48 घंटों में वो कि मेरे पास इस राज्य सरकार की सरकारी संपत्ति है, जो भी वन्य प्राणी, तो इसको 48 घंटे में वो पास के जो भी पुलिस थाना है, निकटतम थाने में या अधिकारी को सूचना देगी कि इसका कब्जा मेरे पास में है, ठीक है। या वो अपेक्षा, अब थाने वाला अपेक्षा कर ले SHO, तो वो SHO को, प्राधिकृत जो भी थाने का SHO है उसको उसका कब्जा दे देगा। किसी व्यक्ति के पास सरकार की संपत्ति का कब्जा आ जाता है तो कब्जा आने से 48 घंटों के भीतर वो सूचना देगा। किसको देगा? थाने में सूचना करेगा या प्राधिकृत जो भी अधिकारी है उसको सूचना करेगा। सूचना करने के बाद में अगर पुलिस थाने का जो बाहर साधिक अधिकारी SHO है वो कहता है कि नहीं आप यहाँ लाके जमा करा दो उसको, तो वो वहां पर उसको लाके जमा, उसका कब्जा दे देगा, उसके हवाले कर दे। कोई भी व्यक्ति ये कह रहा है कि CWLW या प्राधिकृत अनुमति के बिना सरकार की संपत्ति को, वैसे तो वो सरकार की संपत्ति, लेकिन CWLW या कोई ऑथराइज्ड अधिकारी है उसकी अनुमति के बिना ना तो उसको अर्जित करेगा, ना कब्जा रखेगा, ना नियंत्रण में रखेगा, ना ही दान देगा, विक्रय करेगा, नष्ट करेगा, ना ही नुकसान करेगा, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो CWLW से लाइसेंस ले ले तो फिर, या प्राधिकृत अधिकारी से लाइसेंस ले ले तो फिर वो उसको कब्जा रख सकता है, अंतरित कर सकता है, ठीक है। बाकी वो कुछ नहीं करेगा कि CWLW या प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना ना तो कब्जा करेगा, ना उसको अर्जित करेगा, ना कब्जा रखेगा, ना उसको क्या अभिरक्षा या नियंत्रण में रखेगा, ना ही विक्रय करेगा, ना ही अंतरित करेगा, ना ही नष्ट करेगा, ना ही नुकसान पहुंचाएगा। फिर आया 40 में, सेक्शन 40 में घोषणा करेगा। क्या करेगा? पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में बंदी प्राणी की, पहला पॉइंट ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में बंदी प्राणी या उस बंदी प्राणी की कोई से उत्पन्न कोई चीज है, प्राणी वस्तु है, या जिसमें क्या है ट्रॉफी, असंसाधित ट्रॉफी या उसके नमक लगाई हुई खाल वगैरह जो भी चीजें हैं, कस्तूरी है, मर्ग कस्तूरी है, गैंडे की सींग है, अगर उसके पास कुछ भी आता है, किसी व्यक्ति के पास में शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 के सेकंड भाग में दिए हुए बंदी प्राणी, शब्द याद रखना है, बंदी प्राणी या उससे बंदी प्राणी से व्युत्पन्न कोई चीज है जिसमें ट्रॉफी और असंशोधित ट्रॉफी भी सम्मिलित है, कि उसके कब्जे में आता है तो कब्जे में आने की तारीख, कब्जे में है और अधिनियम आया, अधिनियम के प्रारंभ की दिनांक से 30 दिन के भीतर वो घोषणा करेगा कि किसको घोषणा करेगा? CWLW या प्राधिकृत अधिकारी को बताएगा, घोषणा करेगा कि इस बंदी प्राणी या इस बंदी प्राणी से उत्पन्न कोई चीज है जो मेरे कब्जे में है, मेरे नियंत्रण में, मेरी अभिरक्षा में, ठीक है।
30 दिन याद रखना है। पहला पॉइंट, बंदी प्राणी या बंदी प्राणी से व्युत्पन्न जो चीजें हैं, किसको घोषणा करेगा, CWLW को या प्राधिकृत अधिकारी को। ये कहाँ पे बताया है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के सेकंड भाग में, 1 और 2 के सेकंड भाग में बताया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पॉइंट आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 में सेकंड भाग में कोई विनिर्दिष्ट प्राणी है, स्पेशल कोई वन्य जीव है, वन्य प्राणी है, या उस विनिर्दिष्ट वन्य जीव से व्युत्पन्न कोई चीज है, प्राणी वस्तु है, अगर वो उसके कब्जे में आती है तो वो क्या करेगा, उसका फिर CWLW की अनुमति के बिना या प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति, दो की अनुमति, CWLW या ऑथराइज्ड अधिकारी की अनुमति के बिना ना तो उसको कब्जे में रखेगा, ना उसका विक्रय करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। अगर उसने अनुमति नहीं ली है तो वो विनिर्दिष्ट प्राणी या विनिर्दिष्ट प्राणी से जो भी प्राणी वस्तु बनी हुई है उनको कुछ भी नहीं करेगा। पहले पॉइंट में घोषणा करेगा 30 दिन में, अधिनियम के लागू होने की तारीख से 30 दिन में वो घोषणा करेगा कि भाई ये चीज या ये बंदी प्राणी या बंदी प्राणी से संबंधित मेरे कब्जे में है, या ये करेगा वो। सेकंड पॉइंट है कि अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद में अगर किसी व्यक्ति के पास में कुछ भी चीज आती है, विनिर्दिष्ट प्राणी या उससे संबंधित कोई प्राणी वस्तु आती है, तो फिर वो CWLW या ऑथराइज जो भी अधिकारी है उसकी अनुमति के बिना इसके संबंध में कुछ भी नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 2A और 2B। ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास जिसमें स्वामित्व का प्रमाण पत्र, लाइसेंस है, उसके पास मालिकाना हक है, स्वामित्व का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यहाँ पे 42 में आगे बढ़ेंगे, सेक्शन 42 में स्वामित्व का प्रमाण पत्र देगा। कौन देगा, CWLW या ऑथराइज्ड अधिकारी देगा। अगर किसी व्यक्ति के पास में किसी वन्य प्राणी या उससे प्राणी वस्तु, जिसमें बंदी प्राणी भी आ जाता है, विनिर्दिष्ट प्राणी भी आ जाता है, सभी प्राणियों से संबंधित अगर उसके पास में कोई स्वामित्व का प्रमाण पत्र है, तो प्रमाण पत्र जिस व्यक्ति के पास में है वो उसको उत्तराधिकार के रूप में अंतरित कर सकता है। इसके अलावा वो किसी भी तरीके से वो स्वामित्व का प्रमाण पत्र आगे अंतरित नहीं करेगा। उत्तराधिकार के रूप में वो प्रमाण पत्र किसी के पास जा सकता है, स्वामित्व अर्जित कर सकता है उत्तराधिकारी। अब उत्तराधिकारी के रूप में अर्जित कर सकता है, इसके अलावा नहीं करेगा। अब मान लो B.17 2B कह रहा है, दूसरा पॉइंट, कि किसी व्यक्ति ने उत्तराधिकार में उस स्वामित्व के प्रमाण पत्र को प्राप्त कर लिया है। ए में तो कहा कि अंतरण सिर्फ उत्तराधिकार के रूप में हो सकता है, ऐसे अन्य प्रकार से अंतरण नहीं किया जाएगा। B पॉइंट ये कह रहा है 2B कि अगर किसी को उत्तराधिकार के रूप में वन्य प्राणी या बंदी प्राणी के संबंध में उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया, प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन के भीतर में वो CWLW या जो भी ऑथराइज्ड अधिकारी है उसके पास घोषणा करेगा कि मेरे पास में ये 40 में जो बताई घोषणा करेगा, यानी पहला पॉइंट अपन पढ़ के आए कि उसके कब्जे में ये बंदी प्राणी है या ये विनिर्दिष्ट प्राणी है, वो सब घोषणा कर देगा। उत्तराधिकार में प्राप्त किया किसी ने स्वामित्व का प्रमाण पत्र, 42 सेक्शन 42 में बताया हुआ है वो प्रमाण पत्र कि किसी ने उत्तराधिकार में अर्जित कर लिया। उत्तराधिकार में अर्जित करने की तारीख से 90 दिन के भीतर वो घोषणा करेगा। किसको करेगा, CWLW को या प्राधिकृत अधिकारी को। ठीक है, घोषणा करेगा। परंतु इसमें स्वामित्व का प्रमाण पत्र है, उसमें जीवित हाथी पर लागू नहीं होता है। जीवित हाथी है तो उस पे ये प्रावधान 2A और 2B दोनों लागू नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है तीसरा पॉइंट कि उपधारा 1 या 2 की कोई भी बात चिड़ियाघर में जो संग्रहालय में अर्जित की जा रही है, लोक संग्रहालयों पे लागू नहीं होती है। उनको घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। चिड़ियाघर में है, कोई अर्जित कर रहा है, चिड़ियाघर में कोई वन्य प्राणी खरीद रहा है, अर्जन कर रहा है। चिड़ियाघर में अर्जन कहाँ पे है? चिड़ियाघर में अर्जन है 38
38 में आ गया क्या चिड़ियाघर? हाँ 24 में 38 में है, सही है। अर्जन वहाँ तो कलेक्टर करेगा, 24 में तो यहाँ कौन करेगा? वो अधिकारों का अर्जन कलेक्टर कर रहा है अभ्यारण्य में। हाँ 38 में ही है। 38 में ए से लेके जे तक है चिड़ियाघर। तो वहाँ पे चिड़ियाघर है, दूसरे कोई भी चिड़ियाघर वन्य प्राणियों का अर्जन करना चाहता है तो मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर से ही करेगा। 38 आई में है ना मैडम? आई में? हाँ मैडम, किसी चिड़ियाघर द्वारा प्राणियों का अर्जन, ठीक है, आई में अर्जन है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो अगर किसी चिड़ियाघर में कोई वन्य प्राणी अर्जित कर लिया तो इसके बारे में उनको घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है सेक्शन 40 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि राज्य सरकार कह सकती है किसी भी व्यक्ति को कि आपके कब्जे में अगर कोई वन्य प्राणी है या कोई वन्य प्राणी से उत्पन्न कोई वस्तु है, या तो वन्य प्राणी या वन्य प्राणी वस्तु है, या ट्रॉफी है, संशोधित ट्रॉफी है, कुछ भी है आपके कब्जे में, तो आप इसको घोषणा करो। किसको घोषणा करो? CWIW को या ऑथराइज्ड अधिकारियों को। राज्य सरकार कह सकती है, अधिसूचना निकाल के किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकती है कि भी आपके कब्जे में ये चीजें हैं तो आप इसकी घोषणा करो। फिर आया 40, सेक्शन 40 क्या कह रहे हैं? कतिपय दशाओं में उन्मुक्ति। हेडिंग इसकी लग रहा है कि भाई कुछ दशाओं में उन्मुक्ति दे दी गई है। कब दे दी गई है उन्मुक्ति? जब कि केंद्रीय सरकार वैसे तो क्या है, कतिपय दशाओं में उन्मुक्ति केंद्रीय सरकार कह दे, सेंट्रल गवर्नमेंट कह देती है कि इस सेंट्रल गवर्नमेंट कह देती है कि राज्य सरकार में घोषणा कर दी, वो तो ठीक है। इसके अलावा कोई बात है तो वहां पर केंद्रीय सरकार कह सकती है किसी व्यक्ति को या किसी क्षेत्र से वन्य प्राणी वस्तु उत्पन्न ली है तो केंद्रीय सरकार की पावर है। यहाँ पर उन्मुक्ति कुछ ही नहीं है। केंद्रीय सरकार कहती है 40A में कि आप घोषणा करो कि आपके कब्जे में क्या वन्य प्राणी है, उसकी प्राणी वस्तु क्या है। यहाँ पे केंद्र सरकार कह रही है। 40 के चौथा पॉइंट तो क्या है? राज्य सरकार कह रही है। और 40A का पहला पॉइंट केंद्रीय सरकार कह रही है कि आपके कब्जे में कोई भी प्राणी वस्तु है, वन्य प्राणी है, या ट्रॉफी है, या संशोधित ट्रॉफी है, आप इसकी घोषणा किसको करो? CWIW या प्राधिकृत अधिकारी को करो। ठीक है, तो इसमें फिर आ रहा है वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2002 के प्रारंभ के पूर्व कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। अब आ रहा है कि तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि किसी बंदी प्राणी या उसके संबंध में रहते विहित की कार्रवाई घोषणा कर दी। घोषणा करने के बाद में जो कार्रवाई बताई गई है अधिनियम में वो की जाएगी। कुछ नहीं पढ़ना। 40A में सिर्फ पहला पॉइंट याद करना है अपने को कि केंद्र सरकार किसी भी के संबंध में घोषणा करने के लिए कह सकती है। अब आ रहा है 41 में जांच और तालिकाएं तैयार करना। 40 में घोषणा कर दी CWIW या प्राधिकृत अधिकारी को कि हमारे कब्जे में ये चीज है या हमारे नियंत्रण में ये चीजें हैं। घोषणा करने के बाद में CWIW या प्राधिकृत अधिकारी क्या करेगा? इसके बारे में जांच करेगा। जांच करने समय वो क्या कर सकता है? तो पहला वो घोषणा की है 40 में, उस परिसर में प्रवेश कर सकता है। जो भी बंदी प्राणी हैं या उनकी जांच कर सकता है, उनके लिए तालिकाएं बना सकता है। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के सेकंड भाग में दो बंदी प्राणी की और वो जो विनिर्दिष्ट प्राणी हैं उनकी क्या तालिका बना सकता है, उनकी एक सारणी बना सकता है। इसके लिए वो सारणी बनाने के लिए क्या है? बंदी प्राणियों के पद चिन्ह भी ले सकता है या पहचान चिन्ह भी ले सकता है। पहचान चिन्ह ले लिया अगर तो कोई भी उसको मिटाएगा नहीं, उनको नष्ट नहीं करेगा, उनका कूटकर नहीं करेगा। पहचान चिन्ह लिख सकता है कि भाई ये हाथी ऐसा है, ये शेर ये ऐसा है, या वो पहचान चिन्ह से ले सकता है जांच करने में। ठीक है, फिर आ रहा है स्वामित्व का प्रमाण पत्र। सेक्शन 42 में ज्यादा डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऊपरी पढ़ना है। पीछे वाले सेक्शंस याद नहीं होते हैं
तो अब यहाँ पे सिर्फ स्वामित्व का प्रमाण पत्र है, कौन देता है? CWLW देगा। ठीक है, सेक्शन 40 में घोषणा कर दी कि मेरे कब्जे में ये चीज है। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या आवेदन करेगा कि भाई मैंने घोषणा तो कर दी, अब इस चीज पर, इस वन्य प्राणी वस्तु पर, ये ट्रॉफी या संशोधित ट्रॉफी पर आप मुझे स्वामित्व प्रदान करें। इसके लिए वो क्या है, पहले आवेदन पत्र करेगा। परंतु बंदी प्राणी के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करने से पहले मुख्य वन्य जीव ये सुनिश्चित करेगा CWLW कि इसके पास में इस बंदी प्राणी को रखने के लिए आवास की सुविधा है या नहीं है, वो उसकी उचित देखभाल कर सकता है या नहीं कर सकता। वैसे तो बंदी प्राणी के संबंध में दे सकता है, लेकिन बंदी प्राणी की संबंध में स्वामित्व का लाइसेंस देने से पहले CWLW देखेगा कि उसके पास उस बंदी प्राणी, मान लो 5-10 किसी भी जानवर को रखना चाहता है, तो वो देखेगा तो उसे इसके पास पर्याप्त जगह है कि नहीं है, वो इसकी देखभाल कर सकता है या नहीं। देखने के बाद में अगर सुविधाएं हैं तो ही वो लाइसेंस देगा, स्वामित्व का लाइसेंस देगा, मालिक बना देगा। 41 में घोषणा कर दी, 41 में जांच हो गई, 42 में लाइसेंस का प्रमाण पत्र दे देगा वो। अब लाइसेंस का प्रमाण पत्र होगा तो ही व्यक्ति उस प्राणी को अंतरित कर सकता है, अन्यथा उसको अंतरण नहीं कर सकता। कि कोई भी व्यक्ति जिसके कब्जे में बंदी प्राणी है, ट्रॉफी है, संशोधित ट्रॉफी है, जिसके संबंध में उसके पास में स्वामित्व का प्रमाण पत्र भी है, तो वो वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए, कॉमर्शियल प्रयोजन के लिए प्रतिफल लेके किसी अन्य ढंग से उसको अंतरित नहीं कर सकता। बंदे प्राणी है, आपको बंदी प्राणी को रखने के लिए लाइसेंस दिया है स्वामित्व का, आप उसको कॉमर्शियल के लिए प्रयोग के लिए आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, अंतरण नहीं कर सकते। फिर सेकंड पर है, कोई ऐसे अदर जो प्राणी है, वो प्राणी वस्तु है, उनके स्वामित्व का प्रमाण पत्र है, तो राज्य में, जिस राज्य में वो रह रहा है, अन्य राज्य को ट्रांसफर करना है। पहले पॉइंट तो बंदी प्राणी। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है किसी भी प्राणी, वन्य प्राणी वस्तु, ट्रॉफी या संशोधित ट्रॉफी, उसको क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना है। ठीक है, या राज्य से या तो खरीदना है या राज्य से बाहर अंतरण करना है। तो अंतरण 30 दिनों के भीतर वो इसकी सूचना देगा। किसको देगा? CWLW को देगा या ऑथराइज्ड अधिकारी को देगा कि स्वामित्व का प्रमाण पत्र तो है उसके पास में। बंदी प्राणी को वो ट्रांसफर अंतरित नहीं करेगा। अन्य जो भी प्राणी हैं उनको वो राज्य के अंदर खरीद भी सकते हैं और राज्य से बाहर अंतरित भी कर सकते हैं। तो अगर किसी वन्य प्राणी को राज्य से बाहर आयात निर्यात करना है कुछ भी, तो इसके लिए वो क्या है, CWLW को इसके लिए 30 दिनों के भीतर सूचना देंगे कि भाई हम इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो अधिकारिता के भीतर अंतरण और परिवहन किया जाता है। ठीक है, मतलब वो सूचना देंगे 30 दिनों के भीतर जब वो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। फिर इस धारा की बात लागू नहीं होती, यानी जो मोर के पंख होते हैं, मोर के पूंछ के पंख है या उनसे पंखों से बनी हुई कोई प्राणी वस्तु है, उस पर ये लागू नहीं होती है बात। सेकंड है कि कोई बंदी प्राणी का मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों के बीच में ट्रांसफर हो रहा है या लोक संग्रहालयों में रखे जा रहे हैं कोई ट्रॉफी, संशोधित ट्रॉफी, तो उनके ऊपर लागू नहीं हो रहा है लोक संग्रहालय में। उनको क्यों सूचना देंगे? फिर CWLW को कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। अब है 44 क्या था? प्रमाण पत्र, स्वामित्व का प्रमाण पत्र। 43 क्या है? अंतरण नहीं करेगा। अब आ रहा है 44 के लाइसेंस के बिना किसी भी ट्रॉफी या प्राणी वस्तुओं को व्यापार का प्रतिषिद्ध होना। लाइसेंस नहीं है तो आप किसी भी ट्रॉफी, प्राणी वस्तु का क्या है, व्यापार, बिजनेस नहीं किया जा सकता। तो अब यह क्या, अध्याय 5 के उपबंधों के अधीन रहते हैं। चैप्टर 5 ही कह रहा है कुछ प्राणी वस्तुओं के संबंध में वो बिजनेस करने या व्यापार करने की अनुमति दे रहा है।
उस उपबंधों के अधीन रहते हुए और उपधारा 4 में लाइसेंस के अधीन रहते हुए किसी भी के अनुसरण में लाइसेंस के अधीन ही वो क्या कर सकता है कि कारोबार आरंभ कर सकता है या चलाएगा। लाइसेंस नहीं है तो वो कुछ नहीं करेगा। लाइसेंस के अधीन रहते हुए लाइसेंस कहाँ मिल रहा है? 44 के चौथे पॉइंट में मिल रहा है, 44(4) में मिल रहा है। और चैप्टर 5A यानी वो कुछ के लिए अनुमति दे रहा है या कुछ के लिए अनुमति नहीं दे रहा, वो 5A में है। ठीक है, कि कुछ प्राणी वस्तुएं या ट्रॉफी उनका व्यापार नहीं किया जा सकता। तो लाइसेंस कहाँ पे दे रहा है? 44(4) में। तो उन उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति कारोबार कर सकता है। कब कैसे? प्राणी वस्तु का निर्माता बन सकता है, प्राणी चर्म पूर्णक ट्रॉफी या संशोधित ट्रॉफी, बंदी प्राणी का डीलिंग कर सकता है, ये सब कर सकता है। लाइसेंस नहीं है तो वो भोजनालयों में भी नहीं काम करेगा, नॉनवेज वगैरह नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये लाइसेंस होगा तो ही करेगा। सांप से विष निकालना, उसका संग्रहण करना और तैयार करना, उनका व्यापार करना, ये सब लाइसेंस लेके ही करेगा, इसके अलावा नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम से पहले से ही इन प्राणी वस्तुओं या इन ट्रॉफी के संबंध में क्या है, व्यापार पहले से ही कर रहा है, तो अधिनियम के लागू होने की तारीख से 30 दिन के भीतर वो आवेदन करेगा कि मुझे इसके लिए कारोबार करने के लिए लाइसेंस दिया जाए। जब आवेदन कर दिया तो जब तक अनुमति नहीं मिलती या जब तक उसे लिखित में सूचित नहीं कर दिया जाए कि आपको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, तो वो व्यापार करता रहेगा, डीलिंग करता रहेगा। ये पहले भी अपन सेम पढ़ के आए थे। ठीक है, ये अपन पढ़ के आए थे 17 में। वो खेती, वो है ना, खेती करता है 17 हमें। डीलिंग, डी से डीलिंग, ई से स्टॉक, एफ ने कब्जा। हाँ, कब्जा। ठीक है, हाँ उसमें ये है। ठीक है, सब ये याद रखने हैं। फिर आया परंतु कह दिया कि जो मोर वाले पंख होते हैं या उनसे बनी हुई कोई वस्तु उन पे ये लागू नहीं होता, उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं आती। अब भोजनालय में क्या आता है? स्पष्टीकरण दिया है कि भोजनालय के अंतर्गत होटल, रेस्तरां, अन्य स्थान आता है जहाँ खाद्य वस्तु संदाय या परोसी जाती है। अलग से भोजन आवास के लिए भी प्रभारित राशि में सम्मिलित है। स्पष्टीकरण कोई नहीं पूछेगा कि क्या क्या आता है भोजनालय में, क्या क्या आता है। फिर आया दूसरा पॉइंट कि प्राणी वस्तु का प्रत्येक निर्माता या डीलिंग करने वाला या अधिनियम के लागू, मान लो प्राणी वस्तु या बंदी प्राणियों के या ट्रॉफी या संशोधित ट्रॉफी के संबंध में कोई पहले से काम कर रहा है, तो वो 15 दिन के भीतर घोषणा करेगा कि मेरे कब्जे में इतनी चीजें पहले से पड़ी हुई है। व्यापार करने वाला कोई व्यापारी है, डीलर है, तो वो अधिनियम के लागू लाइसेंस तो क्या 30 दिनों में लेगा। अधिनियम के लागू होने की तारीख से 30 दिन में एप्लीकेशन आवेदन करेगा, लेकिन अधिनियम के लागू होने से पहले वो कर रहा है और अधिनियम लागू हो गया तो लागू होने की तारीख से 15 दिन के भीतर वो अपने स्टॉक की घोषणा करेगा। किसको करेगा? CWLW को या कोई ऑथराइज्ड अधिकारी उसको करेगा। स्टॉक की घोषणा है दूसरे पॉइंट में, कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में करेगा। अधिनियम के लागू होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर करेगा। ठीक है, अब है आवेदन करना है। मान लो किसी को कि मुझे बिजनेस व्यापार करना है, तो वो आवेदन किसको करेगा? CWLW को या ऑथराइज्ड अधिकारी को करेगा, आवेदन करेगा। चौथा पॉइंट कि प्रत्येक आवेदन किसको? CWLW को ऐसे प्रारूप में दिया जाएगा और जिसके लिए एप्लीकेशन के लिए अगर कोई फीस भी है तो वो फीस भी संदाय की जाएगी, भुगतान की जाएगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें कि कोई भी लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि CWLW या ऑथराइज्ड जो अधिकारी है उसे लगता है कि आवेदक का व्यवहार कैसा है, वो वन्य प्राणी वस्तुओं के संबंध में कैसा व्यवहार कर सकता है, या लाइसेंस दिए जाने से क्या उसकी मतलब सारी बातें सोच विचार करके ही CWLW या ऑथराइज्ड जो अधिकारी है फिर ही वो लाइसेंस देंगे। तो चौथे पॉइंट में आ गया ना लाइसेंस।
पहले में तो क्या, चौथा पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि CWLW और ऑथराइज्ड अधिकारी के को आवेदन करेंगे वो विहित प्रारूप में होगा, इसके साथ में उसके लिए फीस है वो भी भुगतान करनी होगी। दूसरा पॉइंट 4 का बी कह रहा है, हाँ 4 का बी कह रहा है कि CWLW या जो ऑथराइज्ड अधिकारी है वो लाइसेंस देने से पहले आवेदक के पूर्व आचरण को देखेगा, उसकी जांच करेगा, जांच करने के बाद में ही लाइसेंस दिया जाएगा। अगर उसे ठीक नहीं लगता है कि लाइसेंस देना सही नहीं है डीलिंग के लिए तो वो मना भी करेगा, लेकिन मना करता है तो वो मना करने के कारण भी लिखेगा कि क्यों इनको लाइसेंस नहीं दिया जा रहा। और अगर लाइसेंस देता है तो वो शर्तें भी लिख देगा कि इन शर्तों के अधीन रहते हुए इनको लाइसेंस दिया जा रहा है। प्रत्येक लाइसेंस कब तक विधि मान्य रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है छठा पॉइंट कि अगर एक बार डीलिंग करने का, व्यापार करने का लाइसेंस दे दिया तो वो 1 साल के लिए वैलिड माना जाएगा। लाइसेंस जारी करने की तारीख से 1 साल तक वैलिड माना जाएगा। 1 साल बाद अगर उसे रिन्यू कराना है तो एक बार ही रिन्यू किया जाएगा। 1 वर्ष के एक समय में 1 वर्ष के लिए अवधि के एक वर्ष के लिए तो क्या है वो लाइसेंस की उसकी वैधता होगी, 1 वर्ष तक वैलिड रहेगा। अब रिन्यू कराना है तो आप ऐसा नहीं कि मैं 5 साल तक की इसको रिन्यू करा लूँ, नहीं, वो हर 1 साल बाद में रिन्यू करवाना होगा। ऐसा एक बार रिन्यू वाला प्रोविजन नहीं है, गलत है ना। तो एक बार वैलिड है, 1 साल तक वैलिड है, 1 साल बाद में फिर आप रिन्यू कराओगे तो रिन्यू 1 साल के लिए ही करवाया जाएगा। और जो लाइसेंस दिया जा रहा है ये डीलिंग का, आप उसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, किसी ने कहाँ पे आवेदन किया, चौथे पॉइंट में, ठीक है, 44 के चौथे में, तो चौथा जो अब आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद में CWLW को के लगा कि नहीं इसको तो नहीं दिया जाना चाहिए लाइसेंस, तो न्यायालय के न्यायालय नहीं, CWLW या ऑथराइज्ड अधिकारी क्या उसको नामंजूर करेगा। तो नामंजूर करने की रीजन तो लिखेगा ही लिखेगा, साथ में उस आवेदक को सुनवाई का अवसर भी देगा, युक्त अवसर भी दिया जाएगा सुनवाई का, ठीक है। फिर आ रहा है कि अगर प्रादेश समाधान नहीं, युक्त अवसर दिया जाएगा, मतलब उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। रिन्यू करवाने के लिए आवेदन किया, अब रिन्यू करते समय वापस CWLW या अधिकारी देखेगा, ऑथराइज्ड अधिकारी देखेगा कि अब इसको रिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए। सबसे पहले वो अधिकारी ये देखेगा कि रिन्यू जो हुआ है वो आवेदन अवधि समाप्त, विनिर्दिष्ट जो पहले अवधि जो जितनी अवधि के लिए दिया था उसकी समाप्ति के बाद ही तो आया है ना। ऐसा नहीं कि 11 महीने होते ही वापस रिन्यू के लिए एप्लीकेशन लगा दिया, ऐसा नहीं। जो विनिर्दिष्ट अवधि थी उसकी समाप्ति के बाद में ही आवेदन आना चाहिए रिन्यू का, ठीक है। अगर उसने रिन्यू वाले जो आवेदन है उसमें गलत बात लिखी है या मिथ्या उल्लेख कर दिया, मिथ्या बात प्रकट कर दी, तो फिर वहाँ रिन्यू नहीं किया जाएगा। या किसी आवेदक ने कोई शर्तें थी या पहले उसको लाइसेंस जब प्राप्त था उसने अधिनियम के बंदों का उल्लंघन किया तो फिर उसे रिन्यू करके नहीं दिया जाएगा। तो आवेदन क्या, रिन्यू का जो आवेदन आता है उसको खारिज कर देता है और खारिज करने के कारण लिख देता है CWLW ऑथराइज्ड अधिकारी। नेक्स्ट आ रहा है कि लाइसेंस का निलंबित या रद्द किया जाना कौन करेगा? राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए दिया तो लाइसेंस CWLW ने था या ऑथराइज्ड अधिकारी ने थे, लेकिन राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश से उन लाइसेंस को जो डीलिंग के जो लाइसेंस थे उनको रद्द भी कर सकती है, उनको निलंबित भी कर सकती है। लेकिन किसी भी लाइसेंस को रद्द करने या निलंबित करने से पहले आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, बिना सुनवाई कुछ भी नहीं किया। अब निलंबित मान लो यहाँ पे 45 में निलंबित कर दिया या रद्द कर दिया तो 46 में वो क्या अपील कर सकता है,
निलंबन या रद्द जब किया उस तारीख से 30 दिन के भीतर वो अपील करने का उसको अधिकार है। जिसके लाइसेंस को रद्द किया है या निलंबित किया की तारीख से 30 दिन के भीतर वो उसकी अपील कर सकता है। अगर प्राधिकृत अधिकारी ने लाइसेंस को रद्द किया है तो उसकी अपील कहाँ पे होगी? CWLW को होगी। सॉरी, गलत बोला है मैंने। 45 में राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए CWLW या ऑथराइज्ड अधिकारी ही लाइसेंस को रद्द कर सकता है। देगा भी वो और रद्द भी वही करे, रद्द या निलंबित भी वही कर सकते हैं, CWLW या ऑथराइज्ड अधिकारी। अब अगर ऑथराइज्ड अधिकारी ने रद्द किया है या निलंबित किया लाइसेंस को तो ऑथराइज्ड अधिकारी की अपील किसको होगी? CWLW को होगी। और अगर CWLW ने किया है तो इसके अपील कहाँ पे होगी? स्टेट गवर्नमेंट में होगी। यहाँ पर सेकंड अपील का भी प्रावधान है कि मान लो ऑथराइज्ड अधिकारी ने रद्द कर दिया, इसकी अपील होगी CWLW में। CWLW ने डिसीजन दे दिया, अपील में निर्णय दे दिया, तो अपील में निर्णय दे दिया तो अपील में निर्णय CWLW के निर्णय की अपील कहाँ होगी? फिर सेकंड अपील राज्य सरकार में की जाएगी। ठीक है, तो अपील 30 दिनों के भीतर की जाएगी। फिर आ रहा 47 क्या कह रहा है? अभिलेखों का रखा जाना। जो लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं वो सब क्या है? अपने व्यवहार कर रहे हैं, यानी जो भी डॉक्यूमेंट है उन सब डॉक्यूमेंट को अभिलेखों को क्या रिकॉर्ड रखेंगे। निर्देशक को या इसके निमित्त प्राधिकारी किसी अन्य जो अधिकारी है उनको देने के लिए, 4 व्यक्तियों को देने के लिए। अगर कोई भी लाइसेंस जो भी प्राप्त कर रहा है वो लाइसेंस प्राप्त करने में उसने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं सबका रिकॉर्ड रखेगा कि क्या क्या व्यापार कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट अधिकारी कौन है? डायरेक्टर है, निर्देशक है। ठीक है, या निर्देशक द्वारा ऑथराइज्ड अधिकारी है। सेकंड आ गया CWLW या ऑथराइज्ड अधिकारी। थर्ड आ रहा अधिकार द्वारा निरीक्षण के लिए मांग किए जाने पे अभिलेख उपलब्ध करवाएगा, यानी रिकॉर्ड्स रखेगा। अगर डायरेक्टर ने मांग ली तो डायरेक्टर्स को दिखाएगा या ऑथराइज्ड अधिकारी, या CWLW या उसके द्वारा ऑथराइज्ड अधिकारी को दिखा, या कोई अन्य अधिकारी है जो जांच कर रहा है तो वो उन रिकॉर्ड्स को उनको दिखाएगा। तो 45 क्या था? निलंबन था या रद्द किया। 46 आ गया अपील। 47 रिकॉर्ड्स रखेगा। 48 कि लाइसेंसधारी द्वारा प्राणी का क्रय किया जाना। इस अध्ययन कोई भी लाइसेंसधारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी वन्य प्राणी वस्तु, ट्रॉफी या असंशोधित ट्रॉफी को अपने कब्जे में रख सकता है। कि लाइसेंसधारी द्वारा क्रय किया जाना, कि वही अपने कब्जे में रख सकता है जो लाइसेंसधारी है। कौन सी चीज वो कब्जे में नहीं रखेगा? कौन सी चीज कब्जे में नहीं रखेगा? तो जहां उसने स्टॉक की घोषणा ही नहीं की। कहां पे की है स्टॉक की घोषणा? अभी स्टॉक की घोषणा अपन पढ़ के आए, 15 दिन में स्टॉक की घोषणा करेगा। अगर वो पहले से कोई कारोबार कर रहा है तो वो 15 दिन में स्टॉक की घोषणा करेगा। ठीक है, तो अगर उसने 15 दिन में स्टॉक की घोषणा कुछ थोड़ी चीजों की तो उससे ज्यादा को वो कब्जे में नहीं रख सकता। या कोई प्राणी वस्तु उसने अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके प्राप्त कर ली तो वो उसको भी अपने कब्जे में नहीं रखेगा। दूसरा आ रहा है कि लाइसेंस के बिना वो शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 के सेकंड भाग में दी हुई किसी भी बंदी प्राणी, वन्य प्राणी, ट्रॉफी, प्राणी वस्तु, संशोधित ट्रॉफी को ना कब्जे में रखेगा, ना अर्जन करेगा, कुछ भी नहीं करेगा लाइसेंस के बिना। ठीक है, कुछ भी काम नहीं करेगा। परंतु प्राणी वस्तु परिवहन को वहां वो अगर किसी वन्य प्राणी या प्राणी वस्तु या ट्रॉफी या संशोधित ट्रॉफी का अर्जन करना, कब्जा लेना है तो उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या है परिवहन कराना है। तो परिवहन कराना है तो इसके लिए वो लिखित में अनुमति लेगा। किसके लेगा? वो इसके लिए परिवहन निर्देशक या उसके द्वारा इस निमित्त कोई ऑथराइज्ड अधिकारी है
कि भाई एक वन्य प्राणी को कब्जा तो है, उसके पास लाइसेंस है तो वो कब्जा रख सकता है, लाइसेंस के बिना नहीं रखेगा। अब उसके पास लाइसेंस है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे वन्य प्राणी को परिवहन कराना है, तो परिवहन कराने से पहले वो परिवहन निर्देशक से या उसके द्वारा ऑथराइज जो अधिकारी उसकी अनुमति लेके ही परिवहन कराएगा, कुछ नहीं, इतना ही है। फिर है 48A, कोई भी व्यक्ति पीड़क जंतु से भिन्न किसी प्राणी वस्तु परिवहन कोई व्यक्ति है, चाहे वो पीड़क जंतु से भिन्न किसी भी प्राणी वस्तु, प्राणी, ट्रॉफी या संशोधित ट्रॉफी को परिवहन करवा सकता है, ठीक है, अगर उसके पास लाइसेंस है तो। लाइसेंस कौन देगा? CWLW या ऑथराइज्ड अधिकारी। लाइसेंस के साथ में ही वो उसको ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकता है, ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, ऐसे नहीं करवा सकता। फिर 49 कि लाइसेंस धारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बंदी प्राणी का क्रय। अगर लाइसेंस नहीं है तो कोई भी व्यक्ति किसी बंदी प्राणी अन्य किसी भी वन्य प्राणी वस्तु को ना तो अर्जित करेगा, ना कब्जे, कुछ भी नहीं करेगा। यही पहले अपन पढ़ के आए, ना वो उनके बारे में व्यापार कर सकता है। सब चीजों के लिए उसे लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस के बिना वो नहीं कर सकता। प्राधिकार नहीं है वो उसको अंतरण करने में या व्यापार करने या वाणिज्य करने के लिए। परंतु इस धारा की बात 38I के किसी उपबंधों पर लागू नहीं होती। यानी क्या है, वहाँ चिड़ियाघर अगर किसी वन्य प्राणी को अर्जन कर रहा है तो वो मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों से अर्जन कर रहा है, तो वहां पर इसको ये नहीं है कि वो लाइसेंस लेना ही होगा। चिड़ियाघर है तो वो क्या है, मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों से अर्जित कर सकता है। ये लोक संग्रहालय में कोई वन्य प्राणी है, प्राणी वस्तु रखी जा रही है या अर्जन किया जा रहा है, तो वो वहां पर उसके लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये 39 से 49 तक था। क्या था, वन्य प्राणियों से संबंधित कोई भी व्यापार वाणिज्य वैसे तो नहीं किया चाहिए, लेकिन करना है तो लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस किससे लेना है? CWLW से लेना है। लाइसेंस लेने से पहले अगर कोई व्यापार कर रहा है तो 30 दिन में वो उसको आवेदन करेगा, 15 दिन में स्टॉक की घोषणा कर देगा, ठीक है। यही पढ़ना है, इसके अलावा ज्यादा नहीं पढ़ना है अपने को। हेडिंग्स याद कर लेना, हेडिंग याद करनी है सबसे पहले आपको पूरे एक्ट की, फिर होगा, ठीक है। आगे का कल पढ़ेंगे अपन।